जड़ी बूटियों द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। प्राक्कथन। विधाता द्वारा मनुष्यों को दिए गए अनेकानेक उपहारों में वनौषधियों को भी एक ऐसा वरदान कहा जा सकता है जिसने शारीरिक व्याधियों और मानसिक आदियों के निवारण में देवताओं जैसे अनुग्रह प्रस्तुत किए हैं। ये घास पात जैसी दिखती तो है, पर अपने विशेष गुणों के कारण रोग निवारण, आरोग्य वर्धन एवं परिशोधन के काम आती हैं। आयुर्वेद से लेकर एलोपैथी तक की अनेक चिकित्सा पद्धति के उपचार प्रयोजन में वनौषधियों के ही विभिन्न रूपांतर प्रयुक्त होते हैं। एंटीबायोटिक, रेडिएशन तथा कथित स्वास्थ्य संवर्धक विटामिन्स, हार्मोन्स गुणों के दुष्परिणामों पर विचारशीलों ने गहराई से सोचा है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि निरापद जीवन शक्ति संवर्धक औषधियां हो सकती हैं तो वे मात्र प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली वनौषधियां ही हैं। यह पद्धति हानि रहित तो है ही, आर्थिक दृष्टि से भी हमारे जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए एकमात्र अवलंबन भी है। कुछ औषधियां तो घर आंगन में भी उगाई जा सकती हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को धन्यवाद दिया जाना चाहिए और नई नई उपलब्धियों को धन्यवाद दिया जाना चाहिए तथा प्रशंसा भी की जानी चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि जड़ी बूटियों द्वारा उपचार पद्धति को पुनर्जीवित किया जाए। आयुर्वेद का पुनरुद्धार ब्रह्मवर्चस्व की शोध का एक अभिनव प्रयास है। इस क्षेत्र में किए गए प्रयोगों में गत 2 वर्षों में अद्भुत सफलता मिली है। काष्ठ औषधियों का एक औषधि प्रयोग एक ऐसा चमत्कारी अनुभव सिद्ध हुआ है जिसे हर प्रज्ञा परिजन ने प्रयोग करके स्वयं देखा है। नैसर्गिक जीवन की ओर जनमानस को मोड़ना ही प्रज्ञा अभियान का लक्ष्य है। ब्रह्मवर्चस्व के प्रयोग उसी दिशा में गतिशील हैं। स्वस्थ नागरिक ही प्रस्तुत युग संधि वेला में समर्थ भूमिका निभा सकेंगी। ऐसी स्थिति में जीवन शक्ति बढ़ाने वाली इस विद्या से परिचित होना सभी के लिए अभीष्ट है। जड़ी बूटी चिकित्सा युग की महत्वपूर्ण आवश्यकता। आज सभ्यता की घुड़दौड़ आपाधापी ने मनुष्य को स्वास्थ्य के विषय में इस सीमा तक परावलंबी बना दिया है कि वह प्राकृतिक जीवन क्रम ही भुला बैठा है। फलतः आए दिन रोग शोकों के विग्रह खड़े होते रहते हैं। वह छोटी छोटी व्याधियों के नाम पर अनाप शनाप धन नष्ट होता रहता है। मनुष्य अंदर से ही खोखला होता चला जा रहा है। जीवन शक्ति का चारों ओर अभाव नजर आता है। मौसम में आए दिन होते रहने वाले परिवर्तन उसे व्याधिग्रस्त कर देते हैं, जबकि यही मनुष्य 25 वर्ष पूर्व तक इन्हीं का सामना भली भांति कर लेता था। आज शताधिकों की संख्या उंगलियों पर गिनने योग्य है, जबकि हमारे पूर्वज कई वर्षों तक जीवित रहते थे। उनके पराक्रमों की गाथाएं सुनकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आहार विहार में समाविष्ट कृत्रिमता ने जिस प्रकार जिस सीमा तक शरीर के अंग अवयवों को अपंग असमर्थ बनाया, उसी प्रकार चिकित्सा क्रम भी बनते चले गए। पूर्व काल में आयुर्वेद ही स्वास्थ्य संरक्षण का एकमात्र माध्यम था। धीरे धीरे बृहत्तर भारत में समाविष्ट अन्य संस्कृतियों के साथ यहाँ अन्य पैथियां भी आई और चिकित्सा के नाम पर ढेरों पद्धतियां प्रयुक्त होती हैं। मनुष्य बुद्धिमान हुआ है, निदान के ढंग सोच लिए गए हैं। जीवाणु विषाणुओं के देखने पहचानने के यंत्र बना लिए गए हैं, परंतु औषधियों की मारक क्षमता व उन पर अवलंबन के दुष्परिणामों ने एक बार फिर यह सोचने पर विवश कर दिया है कि क्या यही मनुष्य की नियति है। इसे दुर्योग ही कहें कि आयुर्वेद जैसी विशुद्ध चिकित्सा प्रणाली पर भी गत दशाब्दियों में वज्रपात ही हुआ है। इसे भी आधुनिक बनाने की ललक में आतुर गिने चुने विद्वानों ने इसकी उपयोगिता और भी कम कर दी है। आज जहां आयुर्वेद के योगों पर से लोगों का विश्वास घटता चला जा रहा है, वहां तुरंत ठीक होने की आवेशपूर्ण जल्दबाजी ने उन्हें एलोपैथी की मारक औषधियों का गुलाम बना दिया है।
होम्योपैथी, कोमोपैथी, यूनानी, तिब्बी सिद्धा, योग चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, कल्प चिकित्सा, टेलीथेरेपी, काश्मिक रे थेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, एरोमा थेरेपी, हिप्रोथेरेपी इत्यादि अनेकों प्रकार की पद्धतियां प्रचलित होते हुए भी निकाली जाए, मानवता को स्वास्थ्य संकट से मुक्ति दिलाई जाए। जितनी ही यह मांग बढ़ रही है, उतनी ही मात्रा में व्याधियों की संख्या व भिन्नता भी। ड्रग रेजिस्टेंस एवं ड्रग डिपेंडेंस जैसी समस्याओं ने वैज्ञानिक जगत को उद्वेलित किया। वह एक नितांत सुरक्षित प्राकृतिक जीवन क्रम से मिलती जुलती सहज सुलभ चिकित्सा पद्धति के आविष्कार हेतु विवश किया है। यह एक विडंबना ही है कि जिन वनौषधियों के प्रयोग के कारण भारतवर्ष की विशिष्टता एवं संपन्नता आकी जाती थी, उनके प्रयोग को भारतवासी ही भुला बैठे हैं। पश्चिम जर्मनी, हंगरी, सोवियत रूस, इंडोनेशिया, चीन, जापान जैसे देशों में जहां जड़ी बूटियों से चिकित्सा पर अनुसंधान कार्य होकर सफल प्रयोग भी किए जा रहे हैं, आयुर्वेद वनौषधि संपदा की गरिमा भुला देने का कारण कहीं खोजा जाए तो इसे मात्र बौद्धिक परावलंबन ही कहा जाएगा। वैक्सीन्स, मारक एंटीबायोटिक्स, रेडिएशन तथा कथित स्वास्थ्य संवर्धक विटामिन हार्मोन्स गणों के घातक दुष्परिणामों पर भी सभी विचारशीलों ने गहराई से सोचा है। वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि कोई निरापद जीवन शक्ति संवर्धन औषधियां हो सकती हैं, तो वे मात्र प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली वनौषधियां ही हैं। आहार विहार के सामान्य नियमों का पालन करके श्रम व्यायाम को जीवन में स्थान देते हुए मनुष्य सहज ही अपनी अंतः की सामर्थ्य को बढ़ा व प्रखर बना सकता है। आदि व्याधियों से रोकथाम हेतु आवश्यकता आ ही पड़े तो चारों ओर सहज ही उपलब्ध वनौषधियों से वह अपनी चिकित्सा भी करता रह सकता है। वह पद्धति हानि रहित तो है ही, आर्थिक दृष्टि से भी हमारे जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए एकमात्र अवलंबन भी है। उपलब्ध आधुनिक औषधियों को उपेक्षा से तो नहीं देखा जाना चाहिए, पर जरा शब्दार्थ की दृष्टि से एलोपैथी शब्द का विवेचन कर लिया जाए तो कोई हानि नहीं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1981 के अनुसार एलोपैथी वह चिकित्सा पद्धति है जो औषधि के प्रयोग द्वारा उस व्याधि के अतिरिक्त अन्य नए लक्षण पैदा करती है। भावार्थ यही है कि एक बीमारी का उपचार अन्यान्य रोगों को जन्म देता है। एंटीबायोटिक्स का अर्थ है वे औषधियां जो जीवन के लिए घातक हैं। एंटी अर्थात विरुद्ध, बायोटिक्स अर्थात जीवन। इसलिए हीलिंग एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पेन के विद्वान लेखक डॉक्टर जे फील्ड का यह कथन सही जान पड़ता है कि वर्तमान चिकित्सा पद्धति तुरंत लाभकारी तो है, पर वह एक प्रयोग एवं वैज्ञानिक अंधविश्वास मात्र है। खंडनात्मक विवेचन ना भी किया जाए तो भी तर्क, तथ्य और वैज्ञानिक प्रमाण यही सिद्ध करते हैं कि एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की समय के अनुसार खोज अत्यंत अनिवार्य है। शरीर का धर्म है अपनी रक्षा के लिए व्यवस्था बनाना। जीवन शक्ति के रूप में उसे एक सुरक्षा संस्थान मिला हुआ है। रक्त के श्वेत कण एवं इम्यून संस्थान सुरक्षा सेना, सीमा आरक्षी बल का कार्य करते हैं। बाह्य आक्रमणकारी जीवाणु विषाणु पहले मानव शरीर में सुरक्षा पंक्ति की कमजोरी का जायजा लेते हैं। उनकी घातक सामर्थ्य में वृद्धि शरीर की कमजोरी के साथ बढ़ती जाती है एवं शरीर रोगी होता जाता है। रोग से निवृत्ति भी इसी पर निर्भर करती है कि कितना शीघ्र विकृत द्रव्यों का निष्कासन संभव हो पाता है। शरीर के निष्कासन संस्थानों का सूक्ष्म होना व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। आंतरिक अंगों में से एक का भी व्याधिग्रस्त होना, कमजोर जीवन शक्ति, अपाहिज शारीरिक स्थिति एवं नए नए रोगों के आक्रमण के रूप में निकलता है। गुर्दे छतरी की तरह रक्त में विजातीय द्रव्यों को निकालकर मूत्र रूप में बाहर निकाल फेंकते हैं। यही गुर्दे जब रोगग्रस्त हो जाते हैं तब सारा विजातीय द्रव्य शरीर में एकत्र होता चला जाता है।
ऐसे व्यक्ति जीवित लाश की तरह अपनी यात्रा खींचते हैं। न वे श्वास ही ढंग से ले पाते हैं, न खाना ठीक से खा पाते हैं। बाह्य जीवाणु विषाणुओं का घातक प्रभाव उन्हें शीघ्र मृत्यु के मुख में ले जाता है। चयापचय के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विकार द्रव्य जब एकत्र होते चले जाते हैं, आहार विहार में व्यतिक्रम आ जाता है, प्रकृति के अनुकूल दिनचर्या का निर्धारण नहीं हो पाता है, तो रोगों की बाढ़ सी आ जाती है। इस मूल आधार को समझने के बाद चिकित्सा व्यवस्था का स्वरूप निर्धारण कर सकना संभव है। किसी भी लक्षण को दबाने के बजाय उसे जन्म देने वाले कारण को जड़ से मिटाना ही श्रेयस्कर है। तुरंत लाभ की दृष्टि से तो यही उचित लगा है कि सामयिक दृष्टिगत होते ही लक्षण को मिटा दिया जाए। गंदगी पर मिट्टी को डालने पर वह उस समय तो आंखों से ओझल हो सकती है, पर वह नष्ट नहीं होती। दर्द को, वेदना को औषधियों से उस समय तो मिटाया जा सकता है, परंतु मूल रूप में बैठे रोग को यदि समूल नष्ट नहीं किया गया तो वह नए रूप में अधिक तीव्रता से उभर कर आ सकता है। अंततः निष्कर्ष यही निकलता है कि इस चिकित्सा पद्धति के अंतराल में छिपे अंधविश्वास को जड़ से निकाल फेंक कर अब जनमानस को अपनी दृष्टि का परिमार्जन करना ही चाहिए। जितना भी श्रेष्ठ है वह तो ग्राह्य है, पर सामयिक लाभ का दर्शन किसी भी मूल्य पर जीवन में नहीं उतारा जा सकता। जहाँ तक सिद्धांतों, रोग निदान परीक्षण का सवाल है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को धन्यवाद दिया जाना चाहिए और उसकी उपलब्धियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। उपचार पक्ष से असहमत होते हुए अब आवश्यकता आ पड़ी है कि जड़ी बूटियों के द्वारा उपचार पद्धति का पुनर्जीवन किया जाए। उनके उपयोग का विज्ञान सम्मत ढंग जनमानस को समझाया व हृदयंगम कराया जाए। वनस्पतियों का विशाल जगत हमें प्राकृतिक जीवन क्रम को अपनाने हेतु सतत व प्रेरित आमंत्रित करता है। आवश्यकता उनका महत्व समझने भर की है। वनस्पति जगत के कई भेद हैं। एक, वे जो जलावन, खाद या उपकरण बनाने के काम आती है। दूसरी, वे जिन्हें खाकर प्राणी अपना गुजारा करते हैं। मनुष्य से लेकर पशु पक्षी वर्ग के जीवधारी इसी श्रेणी में आते हैं। किसे पत्ती, किसे कंदमूल, किसे बीज अनुकूल पड़ते हैं, यह रुचि विशेष की बात है। यह सभी वर्ग वनस्पतियों के ही हैं। तीसरा वर्ग औषधियों का है। वे घास पात जैसी दिखती तो हैं, पर अपने विशेष गुणों के कारण रोग निवारण, आरोग्य वर्धन एवं परिशोधन के काम आती हैं। चिकित्सा जगत में इन्हीं की प्रमुखता है। यूं उसमें खनिज एवं विषों का रूपांतरण भी सम्मिलित हो गया है, किंतु बाहुल्य चिकित्सा क्षेत्र में वनस्पतियों का ही है। उन्हीं को चूर्ण सत्व, गोली, अवलेह, अर्क, आसव आदि के रूप में एकाकी अथवा सम्मिश्रणों के साथ प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद से लेकर एलोपैथी तक की अनेकों चिकित्सा पद्धति के उपचार प्रयोजन में वनौषधियों के ही विभिन्न रूपांतरण प्रयुक्त होते हैं। यह वनस्पति का औषधि पक्ष है। इनके अनुसंधान एवं प्रयोग परीक्षण में चिरकाल से मानवीय प्रयत्न संलग्न रहे हैं। अभी भी वह उपक्रम चल ही रहा है। विधाता द्वारा मनुष्यों को दिए गए अनेकानेक उपहारों में वनौषधियों को भी एक ऐसा वरदान कहा जा सकता है जिनसे शारीरिक व्याधियों और मानसिक आधियों के निवारण में देवताओं जैसे अनुग्रह प्रस्तुत किए हैं। इसी मान्यता के कारण अध्यात्म ग्रंथों में पौधों को देव समान मानकर उनकी पूजा अभ्यर्थना करने का स्वरूप बनाया गया है। उपनिषदकार लिखता है, यो देवो अग्नो, यो अप्सु, यो विश्व भुवन माविवेश, य औषधिषु, यो वनस्पतिषु, तस्मै देवाय नमो नमः। अर्थात जो परमात्मा अग्नि में है, जल में है, समस्त लोकों में समाविष्ट है, जो औषधियों में है, सभी वनस्पतियों में है, उस परमात्मा को नमस्कार है। आहार एवं औषधि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली वनस्पतियां अपने आप में पूर्ण हैं। उनमें से प्रत्येक की संरचना अनेक यौगिकों, क्षारों, रसायनों, खनिजों के सम्मिश्रण से हुई है। उसके लिए आवश्यक सभी तत्व एक ही काय कलेवर में विद्यमान हैं। रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, वसा,
त्वचा, तंतुपाचक द्रव्य आदि को एक ही गुलदस्ते में इस प्रकार सजाया गया है कि उसे अपनी समस्त गतिविधियां उतने से ही पूर्ण कर लेने में सुविधा रहे। यह बात वनस्पतियों के संबंध में भी है। पत्तियों, फूलों, फलों, कंदों के रूप में उनका उपयोग होता है। खोजने पर प्रतीत होता है कि उनमें से प्रत्येक में अनेकानेक रासायनिक घटकों का समावेश है। फलतः वे जिस शरीर में प्रवेश करती हैं, वहां की सभी आवश्यकताओं को भली प्रकार पूरा कर देती हैं। ऐसा नहीं होता कि आहार में अनेकानेक वनस्पतियों का सम्मिश्रण करने के उपरांत एक पूर्ण आहार बने। प्राणियों की आदतों पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि वे जिस वनस्पति वर्ग पर निर्भर हैं, उतने से ही अपना काम चला लेते हैं, अनेक सम्मिश्रणों की फिराक में नहीं फिरते। गाय, घोड़ा वर्ग के प्राणी घास पसंद करते हैं, तो ऊंट, बकरी जैसे पशु पत्तों के सहारे निर्वाह करते हैं। बंदर को फल पसंद है, तो चिड़ियों को बीज अच्छे लगते हैं। इनमें हर एक को कई वनस्पतियों की तो छूट है कि वे एक के ना मिलने पर दूसरे के सहारे काम चला सकें। पर ऐसा नहीं होता कि कोई जब भी कुछ खाए तो कई कई को खोजकर इनकी चटनी बनाए, तब कहीं उन्हें गले उतारे।